सरगुजा जिले के नवपदस्थ पुलिस अधीक्षक 2009 बैच के आईपीएस अमित तुकाराम कांबले ने संभाला पदभार। जिले के सभी थाना चौकी प्रभारियों को बेहतर पुलिसिंग के दिए दिशा निर्देश। पुलिस अधीक्षक ने कहा, नागरिकों की सुरक्षा पहली प्राथमिकता, बेसिक पुलिसिंग की ओर दिया जाएगा ध्यान। माइक्रो फाइनेंस कंपनी के एजेंटों की नहीं थम रही मनमानी। हाईकोर्ट के निर्देश के बावजूद ग्रामीण महिलाओं से एजेंट कर रहे ऋण के नाम पर वसूली। फैसला आने तक हाईकोर्ट ने महिलाओं से ऋण वसूली पर लगाई है रोक। कलेक्टर संजीव कुमार झा ने नए दरिमा तहसील कार्यालय का किया निरीक्षण। तहसीलदार को लंबित प्रकरणों के निपटारे के लिए टीम गठित करने का दिया निर्देश। तहसील कार्यालय की आवश्यकताओं को देख 2 सेट कंप्यूटर व्यवस्था करने के भी दिए कलेक्टर ने निर्देश। नमस्कार, मैं हूं वीना सिंह। आप देख रहे हैं आवाज और खबरें अब विस्तार से। सरगुजा जिले के नवपदस्थ पुलिस अधीक्षक 2009 बैच के आईपीएस अमित तुकाराम कांबले ने शनिवार को पदभार ग्रहण कर लिया है। वहीं उन्होंने बेहतर पुलिसिंग के लिए जिले के समस्त थाना और चौकी प्रभारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए हैं। सरगुजा जिले के नवपदस्थ पुलिस अधीक्षक 2009 बैच के आईपीएस अमित तुकाराम कांबले ने शनिवार को कार्यभार ग्रहण करने के बाद जिले के राजपत्रित अधिकारी और थाना चौकी प्रभारियों की बैठक लेकर अच्छी पुलिसिंग के संबंध में आवश्यक दिशा निर्देश दिया। शनिवार को पुलिस कोऑर्डिनेशन सेंटर में आयोजित बैठक में पुलिस अधीक्षक अमित तुकाराम कांबले ने कहा कि पुलिस की कार्यवाही पारदर्शी और निष्पक्ष बनी रहे। वहीं उन्होंने कहा कि उनकी पहली प्राथमिकता बेसिक पुलिसिंग की ओर ध्यान देना और जनता के साथ सामंजस्य बैठाने की रहेगी। वहीं शहर में बढ़ी चोरी की वारदात को रोकने के लिए उन्होंने कहा कि रात के दौरान पेट्रोलिंग बढ़ाई जाएगी। साथ ही पूर्व में हुई चोरी की वारदातों का खुलासा भी किया जाएगा। इसके अलावा ऑनलाइन ठगी जैसी वारदातों को रोकने के लिए जनता के बीच जागरूकता अभियान चलाने की बात सरगुजा के नवपदस्थ पुलिस अधीक्षक अमित तुकाराम कांबले ने की है। गौरतलब है कि 2009 बैच के आईपीएस घोर नक्सल प्रभावित जिला नारायणपुर सहित गरियाबंद में अपनी सेवा दे चुके हैं। इसके अलावा सीएम सिक्योरिटी की भी अहम जिम्मेदारी सरगुजा जिले के नवपदस्थ पुलिस अधीक्षक अमित तुकाराम कांबले को दी गई थी। मेरा सबसे पहले प्राथमिकता रहेगा कि बेसिक पुलिसिंग के ऊपर ध्यान देना। जनता के साथ सामंजस्य बिठाने में मेरा प्रयास रहेगा। और एक बार बेसिक पुलिसिंग अच्छी हो जाती है तो काफ़ी सारी चीज़ें जो होती है पुलिसिंग के लिए जो इम्पोर्टेंट मानी जाती है वो ऑटोमेटिक वो साध्य हो जाती है। चोरी अगर हो रही है तो उसको रोकने के लिए हम लोगों को पेट्रोलिंग बढ़ाना पड़ेगा। उसके साथ ही साथ क्राइम प्रिवेंशन के लिए हम जितनी भी चोरियाँ हुई है उसको हम पहले इन्वेस्टिगेशन अच्छा करके डिटेक्ट करके उनको पकड़ने का हम कोशिश करेंगे। बहुत सारी चीज़ें हम जो मैं बता रहा हूँ कि बेसिक पुलिसिंग एक हमारा ऐसा चीज़ होता है कि उससे हम काफ़ी सारी चीज़ें अचीव कर लेते हैं। तो वो चोरी रोकने के लिए भी हम बेसिक पुलिसिंग के ऊपर ही ध्यान देंगे। मैं 2009 बैच का हूँ और मैं इसके पहले नारायणपुर में एसपी रहा हूँ, गरियाबंद में एसपी रहा हूँ। फिर 4 साल मैं प्रतिनियुक्ति पे दिल्ली पे था। उसके बाद सीएम सिक्योरिटी में मुझे काम करने का मौका मिला। उसके बाद अभी अंबिकापुर में मैं आया हूँ। ऑनलाइन ठगी का जैसे जहाँ तक मैं देख रहा हूँ सरगुजा संभाग में बहुत सारी अपराध दर्ज हुए हैं और उनको पकड़ा भी गया है। ऑनलाइन ठगी रोकने के लिए हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा पब्लिक अवेयरनेस कैंपेन चलाएंगे कि सुरक्षा के पूरे नियमों का पालन करें, ओटीपी शेयर ना करें। इस संबंध में हम पूरा कैंपेन चलाएंगे। साथ ही साथ में क्राइम डिटेक्शन के लिए हम प्रयासरत रहेंगे कि जो भी ऑनलाइन ठगी कर रहा है, जो देश के किसी भी कोने में कहीं भी छुपा हुआ हो, हम उसको पकड़ के लाने में हम प्रयास करेंगे। हाँ, इसका कारण मैं जैसे मैं बताया कि साइबर अवेयरनेस के लिए हम सुरक्षा के संबंध में सजग होने के लिए हम कोशिश करेंगे कि अवेयरनेस बढ़े, कैंपेन्स हम चलाएंगे। उसके लिए हम जैसे मैं सबसे पहले जो बोला था कि बेसिक पुलिसिंग के साथ साथ जनता के साथ सामंजस्य निर्माण करके उनको हम एजुकेट करने की हमको ज़रूरत है, हम उसका पूरा प्रयास करेंगे। सरगुजा जिले में माइक्रो फाइनेंस कंपनी के एजेंटों की मनमानी थम नहीं रही है।
कंपनी के एजेंट एक बार फिर ग्रामीण क्षेत्रों में पहुंचकर समूह की महिलाओं से ऋण के नाम पर पैसा वसूली करते पकड़े गए, जबकि हाईकोर्ट ने निर्देशित किया है कि जब तक इस मामले का निराकरण नहीं हो जाता है तब तक माइक्रो फाइनेंस कंपनी किसी भी ग्रामीण महिला से ऋण वसूली नहीं कर सकती है। हाईकोर्ट और जिला प्रशासन के आदेश के बाद भी सरगुजा जिले में माइक्रो फाइनेंस कंपनी के एजेंट महिला समूहों से वसूली करने से बाज नहीं आ रहे हैं। इसी कड़ी में एक और मामला सामने आया है, जहां ग्राम चिताबहार और रामपुर के चूहीपारा में महिलाओं के द्वारा शिकायत प्राप्त होने पर जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष राकेश गुप्ता गांव पहुंचे। गांव पहुंचने पर पता चला कि माइक्रो फाइनेंस कंपनी के एजेंट आशीष तिवारी और आनंद गुप्ता गांव में पहुंचकर महिलाओं से पैसे की मांग कर रहे थे। ग्रामीण महिलाओं के द्वारा पैसा देने से मना किए जाने पर चिटफंड कंपनी के एजेंट महिलाओं पर मानसिक दबाव बना रहे थे। वहीं राकेश गुप्ता ने फोन के माध्यम से मंत्री टीएस सिंहदेव सहित कलेक्टर और एसडीएम को मामले के संबंध में अवगत कराया। इसके बाद मणिपुर चौकी पुलिस मौके पर पहुंचकर दोनों एजेंट से पूछताछ करने के लिए उन्हें थाने लेकर गई। राकेश गुप्ता ने बताया कि माइक्रो फाइनेंस बैंक का मामला माननीय उच्च न्यायालय बिलासपुर में लंबित है। जिला प्रशासन के द्वारा भी जब तक कोई आदेश नहीं प्राप्त किया जाता तब तक माइक्रो फाइनेंस कंपनी समूह की महिलाओं से ऋण वसूली नहीं कर सकती है। यदि कंपनी न्यायालय के आदेश को नहीं मानती है तो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। वहीं मंत्री टीएस सिंहदेव और जिला पंचायत सदस्य राकेश गुप्ता ने ग्रामीण महिलाओं से अपील की है कि जब तक माननीय उच्च न्यायालय से कोई आदेश नहीं आ जाता तब तक किसी भी एजेंट को ऋण के नाम पर पैसा नहीं दें। जमीन फर्जीवाड़े के मामले तो कई आते हैं, लेकिन सूरजपुर जिले के रामानुजनगर में एक ऐसा मामला सामने आया है जहां जमीन मालकिन महिला की जगह दूसरी महिला को खड़ा कर उसके अपने ही सगे रिश्तेदारों ने दूसरे जिले से फर्जीवाड़ा कर जमीन को बेच दिया है। वहीं अब पीड़िता न्याय के लिए दर-दर की ठोकरें खा रही है। सूरजपुर जिले के रामानुजनगर क्षेत्र की 50 वर्षीय मनबोधनी बाई वर्षों से अपने माँ बाप की पुश्तैनी जमीन पर घर बनाकर रह रही हैं, जहां उसके 2 और सगे भाई भी रहते हैं। ऐसे में शादी के बाद भी मनबोधनी अपने माता पिता के साथ रहती थी। वहीं माता पिता के गुजर जाने के बाद इस जमीन पर उसका भी हिस्सा था और बंटवारे के बाद वो पुश्तैनी जमीन के हिस्से वाले घर पर रह रही थी। पीड़िता के इस हिस्से वाली जमीन पर चिरमिरी में रह रहे भाई और भाभी की नजरें टिकी हुई थी, जहां लगभग 50 डिसमिल पुश्तैनी हिस्से की भूमि को मनबोधनी की भाभी ने किसी अन्य महिला को मनबोधनी बताकर अंबिकापुर पंजीयन कार्यालय में किसी दूसरे को बेच दिया है। वहीं जब पीड़ित महिला को पटवारी ने इस मामले की जानकारी दी तो उसके होश उड़ गए। दरअसल पीड़िता के पास रहने के लिए यही एक घर बचा था। वहीं इस फर्जीवाड़े के बाद महिला बेघर हो चुकी है। पीड़िता ने उसके हक की जमीन वापस दिलवाने के लिए कई बार स्थानीय जनप्रतिनिधियों और पुलिस तक से गुहार लगाई है, लेकिन अब तक उसे न्याय नहीं मिला है। जिला पंचायत उपाध्यक्ष नरेश राजवाड़े ने कहा कि पीड़िता को इंसाफ दिलाने कोई कसर नहीं छोड़ा जाएगा। वहीं जिले के एडिशनल एसपी ने कहा कि मामले की जांच की जा रही है, जांच के बाद कार्यवाही की जाएगी। हमारा मतलब माँ बाप का घर में है, हमको शुरू से बचपन से रखे थे और हम लोग 3 भाई बहन थे। 2 भाई अपना बाटा बेच लिए, ये मेरा बाटा है, उसमें फर्जी लगा के मेरे भाभी ने चुप चुप बेच दिए। मेरे को पटवारी साहब बताए तब मेरे को मालूम हो। मैं बचपने से हूँ साहब, बचपन से मेरे को शादी किए और घर में रखे मेरे को। हाँ, हमारे रामानुजनगर की एक संयुक्त पैतृक ज़मीन है, उसमें एक महिला और उसके परिवार के 3 लोगों के और नाम थे। कल मेरे पास भी शिकायत आया था और थाना में भी रिपोर्ट दर्ज हुआ है और मैंने देखा उस मामले में कि जो महिला है रामानुजनगर में मकान बना के रह रही है और उसके परिवार के कुछ लोग चिरमिरी में रहते हैं। उन लोगों ने उस बुधनी नाम की कोई दूसरे महिला को खड़ा करके अंबिकापुर में ज़मीन का रजिस्ट्री करा के फर्जीवाड़ा किया। निश्चित रूप से मैंने पूरा अभिलेख को देखा है और बहुत फर्जीवाड़ा है। दूसरे महिला को खड़ा करके और दूसरे महिला का आधार कार्ड लगा करके, जिसमें उसके पिता का नाम भी दूसरा है, उम्र भी दूसरा है, और इस प्रकार का अवैधानिक कार्य खास करके अंबिकापुर जिला उपपंजीयक कार्यालय में हो रहा है। वहाँ कुछ जो दस्तावेज लेखक हैं, दलाल टाइप के, उन लोग सक्रिय हैं
और इस प्रकार का फर्जीवाड़ा कर रहे हैं। नियमानुसार 22 बिंदु तहसीलदार से प्रमाणित होकर के पंजीयन होना चाहिए, जो कि सूरजपुर जिला में ऐसा ही होता है। सूरजपुर में फर्जीवाड़ा नहीं हो पाता है, इसीलिए जो फर्जीवाड़ा करने लोग अंबिकापुर जा करके ऐसा फर्जी रजिस्ट्री कराते हैं। ये आवेदिका मनबोधनी ने, जो थाना रामानुजनगर की रहने वाली है, उसने थाना रामानुजनगर में कल ही एक आवेदन दिया है कि उसकी जो पैतृक ज़मीन है उसकी जगह पे किसी अन्य महिला को खड़ा करके और उसका अंगूठा लगा के उसकी ज़मीन को विक्रय निष्पादित कराया गया है। इस पे आवेदन प्राप्त हुआ है, उसकी जांच की जा रही है। जांच उपरांत जैसे तथ्य आएंगे वैसे कार्रवाई की जाएगी। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। लौटते एक छोटे से ब्रेक के बाद। पेश है 100% फूड ग्रेड प्लास्टिक से तैयार फोनिक्स रोटो मोल्ड वाटर टैंक। दमदार मजबूती और ड्यूरेबिलिटी की असली पहचान। 10 सालों की वारंटी वाला पावरफुल फोनिक्स वाटर टैंक, जो है पीने के पानी के लिए भी पूरी तरह सुरक्षित। साथ ही हम बनाते हैं हर तरह के पीवीसी पाइप्स एंड फिटिंग आइटम्स। संपर्क करें 9826515093 पर। फोनिक्स वाटर टैंक, भरोसा आपका, जिम्मेदारी हमारी। क्या आपको मालूम है कि अंबिकापुर के सभी स्कूलों की ऑनलाइन क्लासेस शुरू हो गई हैं? क्या आपको वर्क फ्रॉम होम के लिए इंटरनेट की जरूरत है? अब अंबिकापुर के सभी क्षेत्रों में ब्रॉडबैंड इंटरनेट कनेक्शन की सुविधाएं उचित दरों पर उपलब्ध हैं। आज ही संपर्क करें वंदे महामाया केबल नेटवर्क, वीएम इंटरनेट सर्विस, अलकनंदा कॉम्प्लेक्स, प्रथम तल, अग्रसेन चौक, अंबिकापुर। मोबाइल 7440765555 9826120239। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। कलेक्टर संजीव कुमार झा नई दरिमा तहसील का निरीक्षण करने पहुंचे थे। इस दौरान उन्होंने तहसीलदार को टीम गठित कर लंबित प्रकरणों के निराकरण करने निर्देशित किया। साथ ही तहसील कार्यालय की आवश्यकताओं को ध्यान में देखते हुए कलेक्टर ने 2 सेट कंप्यूटर व्यवस्था करने के भी निर्देश दिए हैं। सरगुजा कलेक्टर संजीव कुमार झा ने दरिमा तहसील का औचक निरीक्षण कर लंबित प्रकरणों तथा कार्यालयीन कार्यों का जायजा लिया। उन्होंने 2 वर्ष से अधिक समय से लंबित राजस्व प्रकरणों के निराकरण के लिए टीम गठित कर जुलाई महीने तक पूरा करने के निर्देश तहसीलदार को दिए हैं। कलेक्टर ने कहा कि अभी राजस्व अमले के पास कोविड के नियंत्रण के लिए ज्यादा काम नहीं है, इसलिए राजस्व के लंबित कार्यों में तेजी लाएं। सीमांकन के लंबित प्रकरणों को भी जुलाई महीने में पूरा कराएं। वहीं बंटवारे के मामले के निराकरण के लिए कहा कि जो मामले न्यायालय में हैं उसे छोड़कर अविवादित बंटवारे के प्रकरण को आसानी से निराकरण किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि लॉकडाउन के कारण कोर्ट बंद होने से प्रकरणों की सुनवाई नहीं हो पाई है, लेकिन अब लॉकडाउन में छूट दी गई है तो ई कोर्ट पुनः शुरू कर प्रकरणों की नियमित सुनवाई करें। सभी प्रकरणों को ई कोर्ट में अवश्य दर्ज करें। उन्होंने कहा कि राजस्व प्रकरण किसानों एवं आम आदमी से सीधा जुड़ा होता है तथा संवेदनशील होता है, इसलिए राजस्व प्रकरणों की संवेदनशीलता के साथ त्वरित निराकरण पर बल दें। कलेक्टर ने निरीक्षण के दौरान कार्यालय में फर्नीचर और कंप्यूटर सिस्टम की नितांत आवश्यकता को दृष्टिगत रखते हुए तत्काल 2 सेट कंप्यूटर की व्यवस्था हेतु निर्देशित किया। उन्होंने कहा कि तहसील में कार्यालयीन कार्यों के सुचारू संपादन के लिए जिला प्रशासन सभी आवश्यक संसाधन उपलब्ध कराएगी। अंबिकापुर मेडिकल कॉलेज के एक डॉक्टर पर एक पीड़ित परिवार ने रिश्वत लेकर पीएम रिपोर्ट देने का गंभीर आरोप लगाया है। इस मामले के सामने आने के बाद कलेक्टर संजीव कुमार झा ने जांच के आदेश दिए हैं। हालांकि अब तक पीड़ित परिवार को पैसा वापस नहीं मिला है। इसके विरोध में पीड़ित परिवार और अन्य लोगों ने मिलकर मेडिकल कॉलेज अस्पताल परिसर में विरोध प्रदर्शन किया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट देने के एवज में पैसे की मांग करने वाले डॉक्टर के खिलाफ कार्रवाई करने और 10,000 रुपए वापस करने की मांग को लेकर पीड़ित परिवार और अन्य लोगों ने मिलकर मेडिकल कॉलेज अस्पताल परिसर में विरोध प्रदर्शन किया।
साथ ही पीड़ित परिवार ने पोस्टमार्टम रिपोर्ट देने की मांग की। गौरतलब है कि जयनगर थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम महेशपुर निवासी 14 वर्षीय योगेंद्र राजवाड़े को सर्पदंश के बाद अंबिकापुर मेडिकल कॉलेज अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया था। इलाज के दौरान बालक की मौत हो गई थी। इसके बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया था। वहीं परिजनों ने डॉक्टर पर आरोप लगाया था कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट देने के एवज में डॉक्टर ने 50,000 रुपए की मांग की थी, जिसकी शिकायत परिजनों ने कलेक्टर से की और डॉक्टर के खिलाफ कार्यवाही करने की मांग की थी। लेकिन पीड़ित परिवार की शिकायत के बाद भी परिजनों को न्याय नहीं मिला है, जिसके विरोध में परिजन अस्पताल पहुंचकर प्रदर्शन कर रहे हैं। हालांकि अस्पताल प्रबंधन ने रिश्वत लेने के आरोप में एक कर्मचारी को हटा दिया है। यही दिक्कत हुई कि मेरा भतीजा जो रहा वो भतीजा डेट हुई, सांप काट दीस तो एक बाद हॉस्पिटल में कहीं ले चला गांव को लोग मन तो हॉस्पिटल में ले लानीन तो मैं चले नहीं सकत रहें तो मैं कहीं जा भैया आज जाए रहा तुम मैं धीरे से भी बिहान से जाऊँ ओ तो भेज दें तो बिहान जुआर ये हाल बताते हैं कि नहीं डेट हो गया तो चला भाई ठीक है डेट हो गई तो एक बाद मोर भतीजा को कहिस कि पोस्टमार्टम होगी तो पोस्टमार्टम मैं कहत हूँ फोन करिस तो कि जैन कराते भैया तो कहिस नहीं दीदी हो ही तो मैं कहीं ठीक है भाई हो ही तो भाई अब शासन में गई से तो होबे ना करही तो ले मन पोस्टमार्टम करवाइन तो पैसा मांगिस कि डॉक्टर वो लेंगड़ा सा है डॉक्टर। हाँ मैं तो कितना मांगी? हाँ 50,000 कहिस कि लगेगा बाबू तो नहीं देहन मैं तो 2,000 रुपया देहन पोस्टमार्टम घरी तो 2,000 करके तो कुछ 2-3 दिन में आना तो 2-3 दिन में हनी खमन नहीं आयन मैं भैया आवे तो भेंटाबे नहीं करे तो फिर नहीं भेंटाइस तो जब महीना पूर गईस तो मैं कहन कि कहिस ने दीदी ढेरे चकन पैसों को थे तो मैं कहन चल तो मैं जाए देखो भाई मोके ले चल तो मैं आयन तो डॉक्टर एक जन भैया देहिस नंबर तो हमन कॉल करें तो बोलिस कि नहीं मैं नहीं हूँ घर में बाहर चले गए हूँ बाहर में ले आऊँगा तो सोमवार के आना पैसा मांगिस 50,000 तो 50,000 मैं कहीं दे नहीं पाऊँ तो वो में हनी कहीं ठीक है गरीबी हालत से 20,000 रुपया दे फिर कितना दिए आप लोग? 10,000 रुपया उस दिन दिए हूँ। देखिए मेरे पास भी ऐसे कोई लिखित शिकायत परिजनों के द्वारा नहीं किया गया है और लेकिन फिर भी चूँकि समाचार पत्रों के माध्यम से मुझे भी जानकारी मिला और इसकी जानकारी माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी को भी मिला है। उसमें बहुत गंभीरता को लेते हुए माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी ने मुझे इसके बारे में जानकारी मांगी थी। मैंने वहाँ पर के विभागाध्यक्ष से चर्चा की इस संबंध में कुछ उसको लेके है कि रिपोर्ट की इशू है तो रिपोर्ट मैं आपको बता दूं कि रिपोर्ट कभी भी हम लोग सीधे परिजन को नहीं देते। रिपोर्ट हमेशा संबंधित पुलिस थाने से ही प्राप्त होता है। वो चूँकि कुछ ना कुछ कन्फ्यूजन परिजनों को रहता है कि चूँकि पीएम यहाँ हुआ है तो रिपोर्ट यहाँ मिलेगा, जबकि ऐसा नियम में बिल्कुल नहीं है। तो उनको पहले तो रिपोर्ट के लिए अप्रोच पुलिस थाने में करना चाहिए था यदि उन्होंने, लेकिन जहाँ तक सवाल पैसे के लेने देने की है, वो एक कर्मचारी है हमारे यहाँ, उसको ऐसा वीडियो में दिखाया जा रहा है कि पैसा लिया है और उस कर्मचारी को तो हमने तत्काल अभी हटा दिया है। उस पर एक कार्रवाई हमने किया है और माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी ने इसमें जांच के लिए कड़ी निर्देश दिए हैं कि इसमें कड़ी से कड़ी मतलब निष्पक्ष जांच कर इसमें कड़ी से कड़ी कार्यवाही करेंगे। अंबिकापुर में आजाद सेवा संघ द्वारा 5वां स्थापना दिवस मनाया गया। इस दौरान संभाग भर के पदाधिकारी और कार्यकर्ता कार्यक्रम में शामिल हुए। शनिवार को स्थापना दिवस के अवसर पर आजाद सेवा संघ ने कंपनी बाजार के पास नए कार्यालय का उद्घाटन किया। साथ ही संघ के द्वारा संभाग भर में आए पदाधिकारियों से आगे की रणनीति पर चर्चा की गई। सचिव रचित मिश्रा ने कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों से आगे की रणनीति पर चर्चा कर मार्गदर्शक चंद्रशेखर आजाद के उद्देश्यों में चलने की बात कही। साथ ही आगे भी समाज के दबे मुद्दे और छात्र हितों के मुद्दों को उठाने की बात कही। वहीं चंद्रशेखर वार्ड में मूर्ति लगाने की मांग को लेकर आजाद सेवा संघ जिला कलेक्टर और नगर निगम महापौर को ज्ञापन सौंपेगा। आज आप लोगों को मैं सबसे पहले बताना चाहूँगा कि हमारे आजाद सेवा संघ का 5वां स्थापना दिवस मनाया जा रहा है और हमारा आज नया कार्यालय का भी उद्घाटन हुआ है और आज हमारे संभाग के सभी लोग आए थे जो पदाधिकारी और कार्यकर्ता हैं
आज हमने जो हमारे मार्गदर्शक हैं चंद्रशेखर आज़ाद जी, उनके उद्देश्यों पर चलने की बात की है। और आगे भी हम जो समाज के दबे हुए मुद्दे हैं और छात्र हित में दबे हुए मुद्दे हैं, उन सभी बातों को उठाने की बात आज बैठक में हुई है। और आगे भी हम समाज हित और छात्र हित में कार्य करते रहेंगे। आज इसी सब को लेकर हमारी बैठक की गई और नए कार्यालय का उद्घाटन किया। विशेष चर्चा हमारे जिला अस्पताल को लेकर की गई है। जो संभाग के बहुत से ऐसे जिला अस्पताल हैं जहां बहुत गंदगी है, उन्हीं को लेकर हम आज चर्चा किए हैं। और दूसरा हमारा यह है कि हमारे अंबिकापुर में एक कांसवाड़ी चौक है और वहीं पर चंद्रशेखर वार्ड भी है। हम उसके लिए भी वहाँ पर मांग करने वाले हैं कि मूर्ति लगाया जाए। और हम कल ही ज्ञापन के माध्यम से कलेक्टर साहब और महापौर से मांग करेंगे कि उसमें 7 दिवस के अंदर मूर्ति लगाया जाए, नहीं तो आज़ाद सेवा संघ के द्वारा मूर्ति लगाया जाएगा और उग्र आंदोलन भी किया जाएगा। वक्त है एक और छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटते हैं। पेश है 100% फूड ग्रेड प्लास्टिक से तैयार फोनिक्स रोटो मोल्ड वाटर टैंक। दमदार मजबूती और ड्यूरेबिलिटी की असली पहचान। 10 सालों की वारंटी वाला पावरफुल फोनिक्स वाटर टैंक, जो है पीने के पानी के लिए भी पूरी तरह सुरक्षित। साथ ही हम बनाते हैं हर तरह के पीवीसी पाइप्स एंड फिटिंग आइटम्स। संपर्क करें 9826515093 पर। फोनिक्स वाटर टैंक, भरोसा आपका, जिम्मेदारी हमारी। क्या आपको मालूम है कि अंबिकापुर के सभी स्कूलों की ऑनलाइन क्लासेस शुरू हो गई हैं? क्या आपको वर्क फ्रॉम होम के लिए इंटरनेट की जरूरत है? अब अंबिकापुर के सभी क्षेत्रों में ब्रॉडबैंड इंटरनेट कनेक्शन की सुविधाएं उचित दरों पर उपलब्ध हैं। आज ही संपर्क करें वंदे महामाया केबल नेटवर्क, वीएम इंटरनेट सर्विस, अलकनंदा कॉम्प्लेक्स, प्रथम तल, अग्रसेन चौक, अंबिकापुर। मोबाइल 7440765555 9826120239। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। अंबिकापुर शहर के एक निजी होटल में आम आदमी पार्टी के द्वारा कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस दौरान सरगुजा संभाग के 12 विधानसभाओं के कार्यकर्ता उपस्थित रहे। आम आदमी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष कोलम हुपेंडी ने कहा कि कार्यकर्ता सम्मेलन का कार्यक्रम प्रदेश के सभी संभाग मुख्यालयों में आयोजित किया जाएगा, जिसका समापन बस्तर संभाग में होगा। वहीं उन्होंने कहा कि इस कार्यक्रम के तहत संगठन को मजबूत बनाने कार्यकर्ताओं से चर्चा की जा रही है। इसके अलावा आम आदमी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि आने वाले विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी पूरे 90 सीटों पर चुनाव लड़ेगी, जिसकी तैयारी अभी से शुरू कर दी गई है। देखिए, पूरे छत्तीसगढ़ में आम आदमी पार्टी की संगठन की प्रक्रिया लगातार चल रही है। हम प्रदेश से लेकर बूथ स्तर तक संगठन का कार्य कर रहे हैं। उसी तारतम्य में आज सरगुजा संभाग के 12 विधानसभाओं की आज कार्यकर्ता सम्मेलन रखी गई है, जिसमें हमारे साथी आए हुए हैं, दूर दूर से आए हुए हैं। बिल्कुल हम सरगुजा से प्रारंभ करके बस्तर में समापन करेंगे। और आम आदमी पार्टी आज प्रदेश के लोगों की व्यथा को समझती है। आज प्रदेश में ना स्कूल की स्थिति अच्छी है, ना अस्पताल अच्छे हैं, ना बच्चों को सही शिक्षा मिल पा रही है, ना सड़कें अच्छे हैं। किसी भी स्थिति में सरकार जो है यहाँ के लोगों को सुविधाएं उपलब्ध नहीं करा पा रही है, बल्कि भ्रष्टाचार कूट कर प्रदेश की सरकार पूरे प्रदेश में कर रही है। गौठान यहाँ नरवा गरवा घुरवा बारी पूरी तरह फैल योजना है। हम किसी भी हॉस्पिटल में जाएं, कहीं भी जाएं, चाहे हम बस्तर की बात करें चाहे सरगुजा की बात करें, हॉस्पिटल आज रिफर सेंटर बन के रह गए हैं। प्राइवेट अस्पतालों को सरकार प्रश्रय दे रही है। कुल मिला के प्रदेश की पूरी जनता आज परेशान है, त्रस्त है। सरकार हर मोर्चे पे आज विफल हो चुकी है। अंबिकापुर में बस मालिक संघ ने यात्री किराया वृद्धि की मांग को लेकर राज्य और केंद्र सरकार के नाम कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा है। साथ ही वाहनों के 2 माह के निष्प्रयोग सीमा अवधि को खत्म करने की मांग की है। मांग नहीं पूरी होने पर आंदोलन करने की चेतावनी बस मालिक संघ ने दी है। कोरोना काल के इस दौर में एक तरफ जहां बस मालिकों को भारी नुकसान हुआ है,
वहीं दूसरी ओर बढ़ते डीजल पेट्रोल के दामों से बस मालिक त्रस्त हो चुके हैं। अंबिकापुर में बस मालिक संघ ने यात्री किराया वृद्धि की मांग को लेकर मोर्चा खोल दिया है। 2 दिन पूर्व बस मालिक संघ के द्वारा सांकेतिक रूप से नया बस स्टैंड में धरना प्रदर्शन का आयोजन कर यात्री किराया बढ़ाने की मांग की गई थी, लेकिन बस मालिक संघ की इस मांग पर प्रशासन के द्वारा अमल नहीं किया गया। वहीं बस मालिक संघ ने एक बार फिर सरगुजा कलेक्टर संजीव कुमार झा को ज्ञापन सौंपकर मांग की है कि जल्द से जल्द यात्री किराए में 40% बढ़ोतरी की जाए। साथ ही वाहनों के 2 माह के निष्प्रयोग सीमा अवधि को खत्म किया जाए। बस मालिक संघ का कहना है कि बढ़ते पेट्रोल डीजल के दामों की वजह से उन्हें आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ रहा है। यात्री किराया वृद्धि नहीं होने से बस मालिकों के जेब पर अतिरिक्त भार पड़ रहा है। साथ ही कोरोना काल की वजह से बस संचालन में मुनाफे की बजाय नुकसान उठाना पड़ रहा है, जबकि कर्मचारियों को समय पर बस मालिक वेतन का भुगतान भी नहीं कर पा रहे हैं। वहीं कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर बस मालिक संघ ने जल्द से जल्द यात्री किराया वृद्धि करने की मांग की है। मांग नहीं पूरी होने पर आंदोलन करने की चेतावनी बस संचालकों ने दी है। इससे पहले हम लोगों ने सांकेतिक धरना बस स्टैंड में, अंबिकापुर बस स्टैंड में 28 तारीख को दिया था। आज उसका एक ज्ञापन देना है कलेक्टर महोदय को। ज्ञापन में किराया वृद्धि को लेकर के और जो 2 माह का जो गाड़ियों का जो निष्प्रयोग का है उसकी सीमा अवधि को ख़त्म करने के लिए। पहला चीज़ तो क्या है कि केंद्र सेंट्रल से जो डीजल में बेतहाशा वृद्धि हो रही है उससे बस संचालन करने में बहुत परेशानी हो रही है। इसको हम कलेक्टर साहब के माध्यम से ज्ञापन दे करके राज्य सरकार को और सेंट्रल सरकार को ये बताना चाहते हैं कि हम लोगों का गाड़ी चलाना बड़ा मुश्किल हो रहा है और घर से पैसे लगा के कुछ गाड़ियां संचालन कर पा रहे हैं, बाकी कर्मचारी स्टाफ सारे परेशान हैं और जिससे गाड़ियों का संचालन नहीं हो पा रहा है। नहीं, निष्प्रयोग का है ये। क्या है इसमें सिस्टम ये था कि पहले जो थी, जो गाड़ियां नहीं चलने योग्य थी वो हमेशा से निष्प्रयोग रहती थी, मगर भारतीय जनता पार्टी के समय में यहाँ पे एक काला कानून आया कि जो गाड़ियाँ एक्सीडेंट होंगी या मरम्मत के लायक होंगी उसको साल में सिर्फ 2 महीना ही निष्प्रयोग कर सकते हैं। अंबिकापुर शहर में आम लोगों के द्वारा जिस प्रकार से कोरोना नियमों की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, उसे देखते हुए सरगुजा कलेक्टर संजीव कुमार झा ने रोको टोको अभियान के तहत समाज में जागरूकता लाने और कोविड नियमों का पालन कराने वॉलंटियर्स के माध्यम से रोको टोको वाहन को हरी झंडी दिखाई है। अंबिकापुर शहर में लॉकडाउन खुलने के बाद से बाजार में लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी है, लेकिन भीड़ के साथ जिस प्रकार से लोग कोविड नियमों की अनदेखी कर रहे हैं उससे प्रशासन के माथे पर चिंता की लकीर साफ नजर आ रही है, जिसे देखते हुए यूनिसेफ एवं MSVP के द्वारा रोको टोको अभियान चलाया जा रहा है, जिसका मुख्य उद्देश्य आम जनता में जागरूकता लाना है। साथ ही जिस प्रकार से लोग नगर में बिना मास्क लगाए घरों से बाहर निकल रहे हैं, ऐसी स्थिति में महामारी फैलने की संभावना बढ़ रही है। साथ ही इस महामारी से बचाव के लिए लोगों में जागरूकता लाने और बिना मास्क और बिना सोशल डिस्टेंसिंग के शहरों में जो लोग घूम रहे हैं उन्हें रोककर और टोककर उन्हें जागरूक करने का प्रयास किया जा रहा है। इस अभियान के तहत कलेक्टर संजीव कुमार झा ने इसकी शुरुआत अंबिकापुर के कलेक्ट्रेट कार्यालय से रोको टोको वाहन को हरी झंडी दिखाकर की है। साथ ही कलेक्टर ने कहा कि ये अभियान फिलहाल अंबिकापुर के 48 वार्डों में चलाया जाएगा और इस अभियान का फायदा हुआ तो इस अभियान को शहर सहित ग्रामीण इलाकों में भी शुरू किया जाएगा। यूनिसेफ के तत्वावधान में आज से रोको टोको कार्यक्रम की शुरुआत की गई है, जिसके तहत जो हमारे वॉलंटियर्स हैं वो शहर के विभिन्न वार्ड में जाकर के लोगों को, वैसे लोग जो कोविड कॉम्प्लाइंट बिहेवियर का पालन नहीं कर रहे हैं, जो मास्क नहीं लगा रहे हैं, खुले में बिना मास्क के घूम रहे हैं, भीड़ भाड़ कर रहे हैं, भीड़ भाड़ की जगह में अनावश्यक जा रहे हैं, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं कर रहे हैं, उनको जा कर के रोकेंगे, उनको टोकेंगे, उनको इनसे होने वाले खतरे के बारे में बताएंगे, संभावित कोरोना संक्रमण के बारे में बताएंगे और उनको यह अवेयर करेंगे
कि यदि आप इस तरह से कर रहे हैं तो न केवल आप कोरोना से संक्रमित हो सकते हैं, बल्कि आपके कोरोना संक्रमित होने के बाद आप अपने परिवार में और समाज में एक ज़्यादा तबके को संक्रमित करेंगे। इसी के लिए ये जो प्रयास है जो अभी आपने देखा है, इसी के लिए लोगों को सेंसिटाइज करने के लिए, अवेयर करने के लिए और उनको समझाने के लिए ही किया जा रहा है। रोको और टोको जो अभियान है, ये यूनिसेफ, MSSVP और MCCR के माध्यम से पूरा सरगोजा अंबिकापुर जो शहर है उसके पूरे 48 वार्ड में चलाया जाएगा। और उसका उद्देश्य ये है कि अभी जो भीड़ आ रही है और लोग जो है मास्क पहनना छोड़ रहे हैं, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं कर रहे हैं, टीकाकरण में बहुत सी भ्रांतियां हैं, उसको दूर करने का प्रयास जो है ये हमारे जो वॉलंटियर हैं ये करेंगे। बिल्कुल आपने जो कहा वो सही है और इन्हीं सब कारणों से ये अभियान को शुरू करना पड़ रहा है, क्योंकि सेकेंड वेव में हमने देखा है कि हमने अपने कितने लोगों को खो दिया है। जो थर्ड वेव की बात हो रही है, थर्ड वेव में भी वो स्थिति ना आए कि हमारे बीच के लोग हमारे से दूर हो जाएं, उनकी मौत हो जाए। इस मौत को रोकने के लिए ही ये अभियान को हमने शुरू किया है और आदरणीय कलेक्टर सर ने आज इसका उद्घाटन किया है। और आज से ये टीम शहर में घूम के लोगों को समझाएगी कि मास्क पहने, अपने लिए पहने, अपने परिवार के लिए पहने। बुलेटिन में फिलहाल सिर्फ इतना ही। शहर से जुड़ी खबरों के लिए देखते रहिए आवाज। इस न्यूज के स्पॉन्सर हैं VM इंटरनेट, अलकनंदा कॉम्प्लेक्स, प्रथम तल, अग्रसेन चौक, अंबिकापुर, सरगुजा, छत्तीसगढ़।